नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 8वीं कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सौर मंडल को प्रारंभ कर दिया था, जिसका पार्ट 1 हमने देखा। उसमें हमने विशेषकर सूर्य के बारे में पढ़ा। आज हम उसी सौर मंडल के पार्ट 2 के अंदर हम सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो सौर मंडल था, और सौर मंडल में हम जो आज चर्चा करेंगे वो विभिन्न ग्रहों की चर्चा करेंगे या ग्रह की चर्चा करेंगे। सौर मंडल के ग्रह की चर्चा करेंगे, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है? 8। पहले ये ग्रह 9 थे, है ना, लेकिन प्लूटो था 9वां ग्रह। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और उसको बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया है ना। तो सौरमंडल में हम ग्रहों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रह 8 है। 8 ग्रह के बारे में चर्चा हम करेंगे, तो इसलिए जल्दी चीजों को अपन निपटाते। देखिए, मैं पहले अपने सौरमंडल की एक तस्वीर आपके सामने पेश करता हूं। ये सूर्य है और इसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रहों को मैं आपके सामने बनाता हूं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ये ग्रह है। पहला ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो है बुध ग्रह, सबसे नजदीक है बुध। उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार से ये हमारे 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों के बाद प्लूटो की जो स्थिति थी, प्लूटो ऐसे करके था, ठीक है, जो अब ग्रह नहीं है। प्लूटो की था 9 ग्रहों में शामिल। प्लूटो यहाँ था। इसके अलावा शेरोन था, एक शेरोन करके, एक सीरीज करके था, यानी प्लूटो, शेरोन, सीरीज। इस प्रकार से ये तो स्टार्टिंग से बुध से स्टार्ट होता है और सीरीज तक आता है। सीरीज को एक अन्य नाम दिया गया था, जेना। इसको जेना भी कहा गया। तो प्लूटो, शेरोन, सीरीज, ये क्या है? ये बौने ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं ये? बौने ग्रह। एक्चुअली इसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे कि ये तीनों जो है ग्रहों की जो शर्तें हैं, ग्रह होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, उन शर्तों को ये पूरा नहीं करते, इसलिए इनको बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है। ये भी हमारे सौर मंडल के ही हिस्से हैं। तो जल्दी अपन स्टार्ट करते हुए इन चीजों को खत्म करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपने सौर मंडल के अंदर इन 4 ग्रहों की, फिर बात करते हैं इन 4 ग्रहों की। ये जो 4 ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। इनको आंतरिक
ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये अंदर है। और इन चारों को बाह्य ग्रह भी कहते हैं। यानी कि ये चार जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। जो आंतरिक ग्रह हैं वो अधिकांशतः ठोस पदार्थ से बने हैं। ये कैसे पदार्थ से बने हैं? आंतरिक ग्रह ठोस पदार्थों से। लेकिन बाह्य ग्रह जो है वो अधिकांशतः कैसे पदार्थों से बने हैं? गैसीय पदार्थों से। इनकी रचना में गैसीय पदार्थों का अधिक योगदान है। ये आंतरिक ग्रह अपेक्षाकृत छोटे हैं, आंतरिक ग्रह अपेक्षाकृत छोटे हैं, जबकि बाह्य ग्रह अपेक्षाकृत कैसे हैं? बड़े हैं। इनका आकार जो है बहुत बड़ा है। आंतरिक ग्रहों का घनत्व ज्यादा है लेकिन आयतन कम है। बाह्य ग्रहों का घनत्व कम है लेकिन आयतन ज्यादा है। यानी इनका घनत्व उच्च है लेकिन आयतन निम्न है। घनत्व जो है ऊंचा है इन आंतरिक ग्रहों का, लेकिन आयतन कम है। यानी आकार में छोटे हैं, भारी हैं। और भारी से तात्पर्य ये नहीं है कि बृहस्पति से भारी नहीं है ये, है ना। कहने का तात्पर्य है कि प्रति इकाई के रूप में ये भारी है ना। और ये जो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति से लेकर वरुण तक, ये चारों ये घनत्व में कम है लेकिन आयतन में अधिक है। घनत्व में कम है लेकिन आयतन में अधिक है। इन ग्रहों को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं और इनको जोवियन प्लेनेट कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लेनेट इनको कहा जाता है। और इनमें चलिए और आगे अलग अलग ग्रहों की जब चर्चा करेंगे, अपन बुध ग्रह की चर्चा करेंगे तो बुध के बारे में बात करेंगे, अलग अलग सबकी चर्चा करेंगे। तो ये एक ब्रीफ मैंने इनके बारे में आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है कि इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा, यानी कि अंदर है, ये ठोस पदार्थों से निर्मित हैं। तीसरी बात, अपेक्षाकृत ये आकार में छोटे हैं। चौथी बात, घनत्व में ज्यादा है और आयतन में कम है। पांचवी बात, इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की संज्ञा दी जाती है। इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। अब बाह्य ग्रहों की बात करें, इन्हें बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये गैसीय पदार्थों से निर्मित है। अधिकांशतः गैसीय पदार्थ की भूमिका है इनके निर्माण में। अपेक्षाकृत आकार में बहुत बड़े होते हैं ये। घनत्व इनका बहुत कम होता है और आयतन बहुत ज्यादा होता है। और इनको जो है जोवियन प्लेनेट के नाम से भी कहा जाता है। जोवियन प्लेनेट भी इनको बोला जाता है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अब आगे आपको बताता हूं। अब इस क्रम में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं बुध ग्रह की। जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बुध ग्रह की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। पहले तो ग्रह की एक बात कर लेते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह एक्चुअली होते क्या है कि ये सूर्य से अलग होते हैं। इनका जो निर्माण है वो सूर्य से टूटकर अलग होने से होता है,
ग्रहों का निर्माण। और ये ग्रह इस सूर्य की, यानी ये सारे ग्रह हैं, ये सब इस सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और किस पर परिक्रमा करते हैं? एक ऑर्बिट के ऊपर एक ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट कहते हैं परिक्रमण मार्ग को। जो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमण मार्गों को ही ऑर्बिट कहा जाता है। तो परिक्रमा करते हैं एक निश्चित ऑर्बिट पर। अगली बात, इनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं। इनमें ग्रहों में, इन सब ग्रहों में अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सब सूर्य से प्राप्त करते हैं, ऊष्मा भी और प्रकाश भी। ठीक है। और इनका जो परिक्रमण मार्ग है, ये परिक्रमा जो करते हैं, ये परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में। लेकिन दो ग्रह हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण, ये दोनों क्या है? अपवाद है। दोनों अपवाद है। ये दोनों क्या है? अपवाद है। यानी कि सभी ग्रह जो हैं, ये सभी ग्रह सूर्य का पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करते हैं। ठीक है। लेकिन शुक्र और अरुण पश्चिम से पूर्व में नहीं करते, पूर्व से पश्चिम उल्टे करते हैं। ठीक है। यानी कि ऐसे, और सारे ग्रह ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन ये दो, शुक्र और अरुण, ये ऐसे ना करके ये उल्टे ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, है ना। इसका तात्पर्य ये है। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो कि आपको मैंने बताई है ग्रहों के बारे में। और एक खास बात और, सभी ग्रहों की परिक्रमण कक्षाएं अलग अलग है। अलग अलग से तात्पर्य है कि ये एक दूसरे को नहीं काटती है। अब ये परिक्रमा ऐसे हो रही है, ये ऐसे हो रही है, ये नहीं है कि ये परिक्रमा करते हुए इसके मार्ग में आ जाए कभी। ये वाला ग्रह इसके मार्ग में कभी नहीं आएगा। ये अपने मार्ग पर घूमता रहेगा, ये अपने मार्ग पर, ये अपने मार्ग पर। ये जो प्लूटो ग्रह है, ये दूसरे ग्रहों के मार्ग में आ जाता है परिक्रमण करते हुए, इसलिए इसको ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया इससे, है ना। इसको पौने ग्रह में डाल दिया गया इसीलिए। तो ये ग्रहों के बारे में मैंने बताया, इसको भी देख लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट चाहें तो। अब अपन बुध की बात करते हैं। बुध ग्रह की बात कर रहे हैं। तो देखिए, बुध जो है, इसकी सबसे पहली बात कि ये सूर्य के सबसे निकटतम है। सूर्य के सबसे निकटतम, पहली बात। दूसरी बात, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। तीसरी बात, बुध ग्रह के ऊपर वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह के ऊपर वायुमंडल का अभाव है। तो इसलिए जब वायुमंडल का अभाव है तो इसका मतलब जीवन भी नहीं है। सिंपल सी बात है, जब वायुमंडल ही नहीं है किसी ग्रह के ऊपर तो जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। ऑक्सीजन कहाँ होती है? वायुमंडल में होती है। नाइट्रोजन भी वायुमंडल में होती है। तो ये आवश्यक कैसे है? और अगला बात क्या है कि तापांतर जो है, तापांतर
560 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस बुध ग्रह पर तापमान 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और ये सभी ग्रहों में तापांतर सर्वाधिक है। सभी ग्रहों में कैसा है? ये सर्वाधिक है। तापांतर तो आप जानते होंगे, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के बीच के अंतर को तापांतर कहते हैं। तो न्यूनतम तापमान अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है इस ग्रह का। और अधिकतम जो तापमान है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तब 450 और इनके बीच तक रहता है। मिनिमम इतना पहुंच जाता है, मैक्सिमम इतना हो जाता है। ठीक है, तो जो तापांतर है सर्वाधिक है। यानी कि सूर्य के सामने का जो हिस्सा है उसमें तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन जो सूर्य के विपरीत हिस्सा हो जाता है, यानी जहाँ रात हो जाती है, सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पहुंचता है, वहां पर -170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। तो कम टेम्परेचर और अधिक टेम्परेचर के बीच का जो अंतर है उसको तापांतर कहते हैं। वो 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जो पूरे ग्रहों में, सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। ठीक है, समझ के बात को? अच्छा, तापांतर की बात हो गई। और इनका जो एक दिन है, इसका जो एक दिन है वो कितना बड़ा होता है? एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है एक दिन इनका। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। आगे इसमें जो मतलब इसका जो भार है, वजन है ना, परिमाण है। परिमाण कितना है? परिमाण में पृथ्वी का 18वां भाग है। परिमाण में पृथ्वी का ये क्या है? 18वां हिस्सा है, यानी छोटा है, काफी छोटा है, सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह यही है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा तथ्य तो कई है, लेकिन यह है कि जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है। और सूर्य से जो दूरी है इसकी 5.79 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से जो दूरी है वो 5.79 करोड़ किलोमीटर है बुध ग्रह की। ठीक है, अब एक आखिरी फैक्ट और बता देता हूं आपको, जो काफी लंबा वीडियो होता जा रहा है। इसका जो परिक्रमण मार्ग है, परिक्रमण है, जो परिक्रमण किसके चारों तरफ करते हैं ये ग्रह? सूर्य के चारों तरफ। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने का जो है ना, जो परिक्रमण है वो कितना है? इसका परिक्रमण करता है ये 88 दिन में। 88 दिन में परिक्रमण करता है। जबकि घूर्णन और परिक्रमण आप जानते हैं ना, दोनों चीजें। देखिए, मैं इस पृथ्वी के ग्लोब के माध्यम से बता देता हूं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ऐसे, तो ये तो है घूर्णन, इसको कहते हैं घूर्णन। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है ऐसे करके, है ना, इसको कहते हैं परिक्रमण। ये परिक्रमा है, इसको कहते हैं परिक्रमण। ये परिक्रमण है और ये परिभ्रमण है। परिभ्रमण और परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण ऐसे परिक्रमा करना, परिक्रमण, और घूर्णन इसको कहते हैं। ठीक है, ये घूर्णन है और ये परिक्रमण है। तो अब यहां पर दो बातें मैंने आपको बताई हैं। परिक्रमण 88 दिन का है और इसका जो घूर्णन है, जो अपने अक्ष पर ही पृथ्वी ऐसे घूम रही थी, ऐसे घूमता है, वो 58.65 दिन।
58.65 दिन, ये इसका गोल्डन है। तो ये बुध ग्रह के बारे में आपको बताया है। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ये बुध ग्रह है, इसके बारे में बताया है। फिर मैं दूसरा आपको बताता हूं, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन चीजों को आप याद जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। परीक्षा के अंतर मैं आपको बता दूं, तो जितने भी ग्रहों के बारे में आज आपको बता रहा हूं, परीक्षा में किसी भी ग्रह से कोई भी जानकारी ली जाएगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, मिटा रहा हूं। अब अपन बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र की बात करते हैं तो देखिए, बुध के बाद शुक्र जो है ये दूसरा सूर्य के नजदीक का ग्रह है, दूसरा सूर्य के नजदीक। सिंपल सी बात है, इसको कोई खास बात नहीं है। ये जो क्रम दिखाया मैंने, ये क्रम यही है एक्चुअल क्रम, ठीक है। अन्य ग्रहों के लिए तीसरा चौथा पांचवा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, आप समझ जाएंगे चीजों को। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि सामान्य दिशा के विपरीत, सामान्य दिशा के विपरीत दिशा में ये क्या करता है, परिक्रमण करता है। यानी सामान्य दिशा के विपरीत दिशा में ये परिक्रमण करता है। और ये कैसे करता है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और वरुण, इन सब के ऊपर सूर्योदय होता है पूर्व दिशा से, सूर्योदय होता है पूर्व दिशा से। लेकिन शुक्र के ऊपर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा से होता है। पश्चिम दिशा से सूरज निकलता है और पूर्व दिशा में जाकर के छुप जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैंने परिक्रमण लिख दिया है, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण, ठीक है। क्योंकि ये सूर्य इसका जो घुमाव है ना, घुमाव कैसा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ नहीं है, पूर्व से पश्चिम की तरफ है, ठीक है। तो जिस दिशा की ओर कोई ग्रह घूम रहा होता है, जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहा है तो सूर्योदय पश्चिम में होगा, और पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है तो सूर्योदय पूर्व की तरफ होगा, ठीक है। अगला तथ्य इसमें, ये जो पृथ्वी है हमारी, सॉरी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नजदीक या तो मंगल है या शुक्र है ना। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह है, ठीक है। अगला फैक्ट है, पृथ्वी के सबसे नजदीक हो गया। अगला है सूर्य चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला, यानी कि हमारा जो सौर परिवार है ना, ये सौर परिवार है पूरा, इसमें सबसे चमकीला कौन सा है, सूर्य। सौर परिवार में सबसे चमकीला कौन है, सूर्य सबसे ज्यादा तेज चमकता है। उसके बाद में कौन चमकीला दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। तो इन दोनों के बाद में सबसे ज्यादा जो चमक होती है, ये ग्रह भी तारे के रूप में दिखाई देते हैं। याद रखना, ये ग्रह तारे के रूप में दिखाई देते हैं। शनि तक हमको दिखाई देते हैं ये तारे के रूप में, लेकिन ये आगे के दिखाई नहीं देते हमको, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला है, यानी कि सूर्य चंद्रमा के बाद सौरमंडल का, याद रखना सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद
अच्छा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ इधर, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम में होता है तो इधर सुबह यानी कि सूर्योदय किधर होता है? पश्चिम में। अभी थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। और सूर्यास्त कहाँ होगा? सूर्यास्त पूर्व दिशा में होगा, है ना, क्योंकि ये विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं इसलिए। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान में, यानी कि आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा सा ही छोटा है। पृथ्वी से थोड़ा सा ही छोटा है। अब जब थोड़ा सा ही छोटा है यानी पृथ्वी के समान है, जब बहुत ही अंतर ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, पृथ्वी से थोड़ा सा ही छोटा है वजन में भी और आकार में भी, तो इसको क्या कह दिया जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसको, इसीलिए यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पृथ्वी की जुड़वा बहन हो गया, ये हो गया, विपरीत दिशा में हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इसको भोर का तारा, इसको भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, यानी कि सुबह भी ये दिखाई देता है और शाम को भी दिखाई देता है। सुबह कौन सी दिशा में दिखाई देगा? सुबह कहां होती है? सूर्योदय किधर होता है? पश्चिम दिशा में। तो सुबह कहां दिखाई देगा? ये पश्चिम दिशा में। और शाम को कहां दिखाई देगा? पूर्व दिशा में, है ना, ये आपके सामने है ये चीज बिल्कुल। तो भोर का तारा और सांझ का तारा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बहुत सी पुस्तकों में भोर का तारा बुध ग्रह को भी दर्शाया गया है, ठीक है, लेकिन भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ये बहुत चमकीला होता है, दिखाई देता है ज्यादा, है ना। अच्छा, भोर का तारा हो गया और सांझ का तारा हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, CO2 गैस जो है, CO2 गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, वो 95% से लेकर के 96% तक पाई जाती है। यानी कि CO2 बहुत ज्यादा है CO2। अब CO2 बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। CO2 मतलब भारी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत भारी ज्यादा है, भारी वजनीली गैस है, तो वजन है तो यहाँ पर दबाव ज्यादा होगा, वायुमंडल का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो आप ऐसे समझिए जैसे हम खाना बनाते हैं कुकर में, तो कुकर में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कुकर के अंदर, है ना। तो प्रेशर कुकर जैसा ही प्रेशर इसके अंदर होता है, यानी कि प्रेशर कुकर जैसा दबाव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। प्रेशर कुकर जैसा दबाव होता है इस पर, क्यों? क्योंकि इस पर जो है CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, CO2 भारी गैस है तो नीचे की तरफ दबाव बनाएगी, ठीक है। अधिकांश चीजें हमने कर ली है और इसका कोई उपग्रह नहीं, ये चीज महत्वपूर्ण है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं, उपग्रह नहीं, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी नहीं है, शुक्र का भी नहीं है, ठीक है। शुरू के दोनों ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी से स्टार्ट होना शुरू होते हैं, पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है। और अगर इसकी परिक्रमण की और घूर्णन की बात करें, आप भी चर्चा करें, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने का जो समय है ना, वो परिक्रमा करने का समय है 224.7 दिन, 224.7
24.7 दिन। जबकि घूर्णन में कितना समय लगता है इसको? घूर्णन सामान्य दिशा के विपरीत, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है, कितना समय लगता है इसको? इसको समय लगता है 24.3 दिन। 24.3 दिन इतना समय इसको लगता है। तो देखिए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, दिशा के विपरीत परिभ्रमण करता है, पृथ्वी का सबसे समीप और चमकीला ग्रह है, पृथ्वी की जुड़वा बहन है, प्रेशर कुकर जैसा दबाव है, कोई उपग्रह नहीं है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये भी सूर्योदय और सूर्यास्त कौन सी दिशा में होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी है, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं अगले ग्रह पर आता हूं। अब देखिए अगला ग्रह है हमारा, इसकी बात करेंगे अब बुध और शुक्र के बाद में कौन सा आ रहा है? पृथ्वी। पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी हमारा ग्रह है, पृथ्वी विलक्षण ग्रह है। पृथ्वी ग्रह की अगर बात करें तो अगर पृथ्वी के ऊपर जीवन की संभावना है, पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं, है ना, ये नीला दिखाई देता है जल की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर वनस्पति है और वायुमंडल है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -70 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के आपके 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कई बार अगर ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है टेम्परेचर, 100 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो जीवन के लिए आदर्श तापमान की दशाएं पृथ्वी पर है, ठीक है। तो इसलिए पृथ्वी हमारा अपना ग्रह है, तो इसलिए इसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। पृथ्वी की सूर्य से कितनी दूरी है, चंद्रमा कितनी दूर है, कितने, इनका थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी की थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। पृथ्वी ये है हमारा 30 नंबर पर, ठीक है। अब देखिएगा पृथ्वी के तथ्यों की जानकारी तो लेते हैं। पहला, ये तीसरा ग्रह है, ठीक है। और आकार की बात करें, वैसे तो ये तीसरा ग्रह, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन अगर आकार की बात करें तो आकार में 5वां ग्रह है। आकार में कैसा है? 5वां ग्रह है। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां, ठीक है। पृथ्वी 5वां ग्रह आकार में। दूसरा तथ्य है इसमें कि इसका जो अक्ष पर जो अक्षीय झुकाव है, ये सभी लोग जानते हैं। अक्षीय झुकाव कितना है इसका? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जल्दी जल्दी को निपटाते हैं। और इस पर जीवन है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, तथा जीवन के साथ साथ जीवन क्यों है मालूम है इसका? जीवन क्यों है पृथ्वी पर? जल के कारण। जीवन किस लिए है? जल की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण, उपलब्धता के कारण जल है यहां पर। इसलिए आपको पता है कि जल की मात्रा कितनी है? 71% जल है, ठीक है, और 29% स्थल है। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे पॉइंटों में है, लेकिन हम थोड़ा सा राउंड फिगर में 71 और 29 लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। 70.8 और 29.2 इस प्रकार से है। तो राउंड फिगर में हमने 71 और 29 लिख दिया है। आगे है इसमें एक और तथ्य कि इसका जो चारों तरफ है, इसके चारों तरफ जो तापमान है, जैसे मैंने बुध ग्रह पर बताया था कि 560 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पर 560 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहता है, यहाँ पर
सामान्य तापमान रहता है जिससे जीवन संभव हो सके, है ना। तापमान की सामान्य दशा रहती है। पृथ्वी पर तापमान की सामान्य दशा रहती है। सामान्य दशा रहती है तभी तो जीवन है। कम टेम्परेचर होगा तो जीवन नहीं रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो जीवन नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों गैसें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और जो और तथ्यों की बात करें, मैं याद करता जा रहा हूँ क्या क्या इससे हो सकता है, पृथ्वी पर क्या क्या है, जल है, और कुछ तथ्यों को अपन एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। मैं आप उनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं और भी चीजें बताऊंगा एक टेबल के माध्यम से, जल्दी जल्दी आपको बताता जाऊंगा, या इसी में लग देता हूँ, इसी में लग देता हूँ। देखिए इसका जो अक्षीय व्यास है, देखिए अक्षीय का मतलब अक्ष ध्रुवीय, दो प्रकार का व्यास होगा इसका, अक्ष ध्रुवीय। देखिए यहां समझा देता हूं, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। और भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो व्यास क्या है, व्यास ये है पूरा उत्तर से दक्षिण तक मिलाने वाली पूरी दूरी, और भूमध्य रेखा पर भी ये दूरी, ये दोनों व्यास हैं। तो मैं अक्ष ध्रुवीय व्यास की बात कर रहा हूं, मैं अक्ष ध्रुवीय व्यास की बात कर रहा हूं। तो अक्ष ध्रुवीय व्यास के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर ये वाला, ये व्यास कितना, ये दूरी कितनी है ना। तो ये दूरी है हमारी 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। लेकिन अब इस वाले व्यास की बात करें, भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें, तो इसको भी लिख लेते हैं, भूमध्य रेखीय व्यास। तो भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, ये है 12,756, 12,756 किलोमीटर। तो देखो ये 714 है, ये 756 है, यानी कि ये 12,714 है, और ये कितना है 12,756। अब 56, 756 और 714, 56 में से 14 घटा दो आप, 6 में से 4 गए तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, तो 42 किलोमीटर का डिफरेंस है अक्षीय ध्रुवीय व्यास में और भूमध्य रेखीय व्यास में, ये डिफरेंस है। और इसी के कारण पृथ्वी की आकृति जियोड है, और पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है, पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है यहां से, क्योंकि ये दूरी, अब जैसे कोई गेंद लेते हैं, कोई गेंद लेते हैं, अब मान लीजिए पृथ्वी का ये ले लेता हूं, ये जो यहां से सीधी लाइन अगर इधर से गुजरेगी और यहां निकलेगी, ये जो व्यास है ये तो 12,756 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की तरफ लाइन गुजरेगी वो है 12,714। तो ये उत्तर से दक्षिण कम है, तो यानी कि ये जो थोड़ा सा चपटी हुई है पृथ्वी, अगर दबी हुई है उत्तर से दक्षिण से बहुत कम। जैसे मौसमी फल को देखते हैं या संतरा को आप देखते हैं, तो संतरा ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ होता है, बीच में थोड़ा सा उभार होता है ना। हालांकि पृथ्वी का आकार मौसमी जैसा नहीं है, कुछ विद्वानों ने कहा है ऐसा। पृथ्वी का आकार तो जियोड है, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं जियोड क्या चीज है, ठीक है। तो भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 और अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर।
अगला तथ्य है इसी में, जो परिधि है तो देखिए परिधि भी दो प्रकार की होगी। जब व्यास दो हो गए, मान लीजिएगा ये गोला है, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो इसका एक व्यास ये हो गया और एक व्यास ये हो गया, तो परिधि भी तो दो हो जाएगी। परिधि क्या है? वृत्त के चारों ओर की दूरी। अब जैसे ये गोला है तो यहां से शुरू करते हैं अपन, इस लाइन से शुरू करते हैं, या आप 0 डिग्री देशांतर ले लीजिएगा, ये 0 डिग्री देशांतर शुरू करते हैं भूमध्य रेखा पर। ये परिधि है, वृत्त की परिधि है ये, तो ये परिधि और एक यहां से ऐसे करके परिधि, ये 0 डिग्री देशांतर से लेकर के 180 डिग्री देशांतर वाली लाइन होती है, ये पूरी परिधि चारों तरफ की, ये वाला छल्ला और एक ये वाला छल्ला, ये दोनों समान नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों व्यास ही समान नहीं है, तो ये कैसे समान हो सकते हैं? तो देखिए कितना अंतर है इसमें। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ लिख करके। जो परिधि है वो एक ध्रुवीय परिधि है। ध्रुवीय परिधि की दूरी कितनी है? 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर ध्रुवीय परिधि। और जो विषुवरेखीय परिधि है, सॉरी, विषुवरेखीय परिधि जो है वो 40,075 किलोमीटर, वो 40,075 किलोमीटर है। यानी कि विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा पर ये वाली दूरी ज्यादा है और ये वाली दूरी कम है। ध्रुवीय दूरी कम है और विषुवत रेखीय दूरी ज्यादा है। तो देख लीजिएगा, और इन दोनों दूरियों में कितना अंतर आ रहा है? 75 में से 8 घटा दो आप, अब 75 में से 8 गए तो 66 67 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों परिधियों में, ध्रुवीय परिधि में और विषुवत रेखीय परिधि में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मैं लिख दूं एक बार, यहाँ पे 1 सेकंड में लिख देता हूँ, अभी आप ले लेना। ध्रुवीय परिधि जो है वो 40,008 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखीय परिधि जो है ये वाली परिधि, ये कितनी है? ये 40,075 किलोमीटर है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे और पृथ्वी के तथ्य और बताता हूं। मैं मिटा देता हूं और क्योंकि पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। तो देखिए, हमने परिधि की बात कर ली और अब द्रव्यमान की बात करें। पृथ्वी का द्रव्यमान, पिछले वीडियो में हमने सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से इतने गुना अधिक है, पृथ्वी की तुलना करते हैं। शुक्र बुध का आयतन पृथ्वी का इतने 18 गुना कम है। तो पृथ्वी का जो आंकड़े हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि अन्य ग्रहों की या सूर्य से तुलना करने में आसानी हो जाएगी। सबके अलग अलग याद नहीं करने पड़ेंगे, केवल पृथ्वी का याद कर लीजिएगा। इसलिए इसके आंकड़े बताना बहुत आवश्यक है। और पृथ्वी विलक्षण ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी पर हम रहते हैं, हमारा ग्रह है पृथ्वी, है ना। तो इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी का, वो वैज्ञानिकों ने बताया 5.97 गुणा 10⁻²4 टन, इतना बताया सर। 5.97 × 10⁻24 टन, इतना द्रव्यमान है पृथ्वी का। और इस पर जो जल है, पहले आयतन की बात करते हैं, द्रव्यमान के साथ आयतन ठीक है। आयतन की बात करें, आयतन इसका कितना है? इसका आयतन है साहब, पृथ्वी का आयतन 10.83 × 10⁻³
पावर 11 क्यूब मीटर यानी घन मीटर, यानी कि 10.83 गुणा 10⁻11 घन मीटर इतना आयतन है ना। आयतन का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। तो इतना आयतन है किसका? पृथ्वी का। अब इस पे अगर हम जल की बात करें, जल कितना है? जल है 71%, स्थल कितना है? स्थल 29% है, सिंपल सी बात है। अब इसके औसत घनत्व की बात करें, ये एग्जाम में सवाल आते हैं, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। औसत घनत्व की बात करें, औसत घनत्व की बात करें तो औसत घनत्व इसका कितना है? औसत घनत्व है इसका 5.52। ये किसके सापेक्ष है? जल के सापेक्ष। जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष है 5.52 इसका घनत्व, किसका? पृथ्वी का। और आगे घनत्व हो गया। अब अनुमानित आयु कितनी है इसके साथ? वैज्ञानिकों ने आयु भी बताई है। इसकी जो अनुमानित आयु है 5.6 बिलियन, 5.6 बिलियन ईयर्स यानी कि वर्ष। इसकी जो अनुमानित आयु है पृथ्वी की वो 4.6 बिलियन वर्ष है पृथ्वी की अनुमानित आयु। इतने वर्ष के बाद पृथ्वी अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अगला आंकड़े में अभी बात करें अपन तो धरातल का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किसका? धरातल का। धरातल का जो क्षेत्रफल है वो है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51.1। ये पॉइंट्स जो है थोड़े दिखते नहीं होंगे आपको, एकदम दिखाई देते हैं पॉइंट्स को। कुछ बच्चों ने मेरे को कहा कि सर आप पॉइंट लगाते हो वो दिखते नहीं है, तो ये मैंने थोड़े डार्क कर दिए हैं। तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। आयतन 10.83 गुणा 10⁻11 घन मीटर और क्षेत्रफल ये है। ठीक है। अब आगे जो परिभ्रमण जो करती है पृथ्वी, है ना, परिभ्रमण करती है कि 24 घंटे में पृथ्वी जो है सूर्य 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है। ये देखिए ऐसे करके, है ना, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी ये मान लीजिएगा आप देख रहे हैं, आप सूर्य हैं और आप इसको देखिएगा, सूर्य की सीधी किरणें आप देख रहे हैं सीधा इस लाइन को, है ना, सूर्य की सीधी किरणें इस लाइन में पड़ रही है और पृथ्वी जो है इस प्रकार से घूम रही है। यूं ऐसे घूम करके पृथ्वी वापस आती है उसी पॉइंट पर दोबारा से। तो ये 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन एक्चुअल में 24 का नहीं होता है। ठीक है, इसको घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है, घूर्णन को परिभ्रमण भी कहते हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण अंतर है दोनों में। ठीक है, घूर्णन को कहते हैं परिभ्रमण और परिक्रमण परिक्रमा से बना है परिक्रमण। ठीक है, तो घूर्णन देखिए इसका प्रतिशत कितना है, अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूम जाती है। ये 23 घंटे, 24 घंटे नहीं, 23 घंटे और 23 घंटे मैं बोल रहा हूँ 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का टाइम पृथ्वी लेती है। यह जो पृथ्वी है ये सूर्य के सामने है और ये अपने अक्ष पर ये धुरी है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो पूरा एक जो घूर्णन है, पूरा एक जो घूर्णन है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करती है। ठीक है, और अगर परिक्रमण की बात करें, सूर्य की जो परिक्रमण करती है पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगाती है, तो वो पूरा 365 नहीं होता है। वो एक्चुअल डाटा क्या है, वो है 365 दिन 5 घंटा
365 दिन, 5 घंटा और 48 मिनट, 5 घंटा 48 मिनट, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड, इतना टाइम जो है सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी लेती है ना। तो 365 से थोड़ा सा ज्यादा, एक साल लीप ईयर जो होती है वो 366 दिन की होती है। तो 66वां दिन 5 घंटा 48 मिनट दिन को जोड़ करके 5 घंटा 48 मिनट का मतलब आप एक राउंड फिगर में ले लीजिएगा, तो इसको 6 घंटे मान लीजिएगा। इसको 6 घंटा मान लो आप इतने एरिया को, तो 6 घंटा आपने मान लिया, तो 6 चौक 24, तो 4 वर्ष में एक बार 366 दिन की होगी वर्ष, और 4 वर्ष में एक बार 366 की होगी, यानी एक बार 366 की और 3 बार 365 की होगी। एक बार 366 दिन की होगी साल 4 वर्ष के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल डाटा ये है। परिक्रमण हो गया, ये हो गया, और क्या छूट रहा था इसमें? और अब देखिए, ये जो परिक्रमण जो करती है पृथ्वी, ये परिक्रमण करती है, इसका वेग कितना है? परिक्रमण वेग। अब पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिखूंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, फिर मैं दोबारा से आपको फिर से इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। नीचे थोड़ा सा लिखने में समस्या आती है। परिक्रमण कर लिया हमने, और भी इसके आंकड़े हैं थोड़ा सा। ये वीडियो काफी लंबा होता जाएगा, क्योंकि अपन आंकड़े सारे दे दें यहाँ पर। तो देखिए, परिक्रमण वेग पृथ्वी का कितना। अगर परिक्रमण वेग की बात करें तो ये 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस वेग से चलती है, ठीक है। परिक्रमण वेग कितना है? इतना। अच्छा, इसके बाद और एक आंकड़ा है, जो परिक्रमण मार्ग है। ये तो वेग हो गया, सूर्य के चारों तरफ घूमने का वेग हो गया, इस वेग से पृथ्वी चक्कर लगाती है, इस वेग से घूमती है, ठीक है। लेकिन वो जिस मार्ग पर घूमती है, उस मार्ग की दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर का मार्ग है वो, जिस पर ये इस वेग से चलती है, तो उसको हम कहेंगे परिक्रमण मार्ग की दूरी कितनी है। परिक्रमण मार्ग की दूरी कितनी है? तो ये परिक्रमण मार्ग की दूरी है 96 करोड़ किलोमीटर, 96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। परिक्रमण मार्ग की दूरी 96 करोड़ किलोमीटर है। और क्या चल रहा है इसमें? सूर्य से दूरी, एक आंकड़ा ये हो सकता है, ये और क्या होगा? सूर्य से दूरी, चंद्रमा से दूरी, चलिए ये भी तथ्य है, चंद्रमा से दूरी। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, चंद्रमा से दूरी कितनी है, दोनों आंकड़े देख लेते हैं। 14.7 ये तो है सूर्य से एक दूरी ये है, और एक है 1470, एक है 14.98 और एक है 15.20 करोड़ किलोमीटर। अब आप सोचिए कि मैंने कैसे क्या लिख दिया, ये आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा पहले, चंद्रमा से बात बता दूंगा, कंफ्यूज ना हुआ। देखिए, कल के वीडियो में मैंने बताया था, ये मान के चलेंगे ये पृथ्वी, ये सूर्य है। तो पृथ्वी जो है सूर्य की जो परिक्रमा करती है, इस मार्ग पर ऐसे करती है, देख लीजिएगा, इस प्रकार से परिक्रमा करती है। तो एक टाइम तो सूर्य से बहुत दूर होती है पृथ्वी, और एक टाइम सूर्य के नजदीक होती है, ठीक है। तो
जो उपसौर और अपसौर कहते हैं इनको, ठीक है। इनको कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया, कल का वीडियो चेक करिएगा, बहुत विस्तार से मैंने बताया इसके बारे में, उपसौर और अपसौर की स्थितियां होती हैं। तो अब आप देखिएगा कि जो 14 सप्ताह है वो न्यूनतम दूरी है, वो कौन सी है, वो ये वाली दूरी है। और 15-20 जो है वो कौन सी दूरी है, वो ये वाली दूरी है। अधिकतम दूरी ये है और न्यूनतम दूरी ये है। और ये क्या है, ये औसत है। ये क्या है, ये औसत दूरी है। और इस औसत दूरी को हम सही मानते हैं। ज्यादातर पुस्तकों में 14.98 या 14.96 ही आपको मिलेगा सूर्य से दूरी। तो ये मैंने कम से कम दूरी बताई है, अधिक से अधिक दूरी बताई है। तो ये दोनों स्थितियों को मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। तो आप इन तीनों को ही नोट कर लेना। मैं लिख देता हूं यहां पर, न्यूनतम औसत और अधिकतम, ये सूर्य से दूरियां हैं। अब चंद्रमा से दूरी की बात करते हैं अपन। चंद्रमा से दूरी किसकी, पृथ्वी की। हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी के ऊपर स्पेशल चर्चा पृथ्वी की इसलिए कर रहे हैं कि सवाल भी बहुत ज्यादा पृथ्वी से आते हैं और ये हमारा ग्रह है पृथ्वी, हमारा ग्रह है पृथ्वी। तो चंद्रमा से दूरी कितनी है साहब, देखिए ये तो आपने रट्टा पड़ा होगा, 3,84,000। ये तो रटा हुआ होगा, ये तो 5वीं छठी क्लास में बताया जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी चंद्रमा दूर के, है ना। तो 3,84,000 किलोमीटर, इसकी इकाई किलोमीटर है। 3,84,000 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, ठीक है। तो चंद्रमा से दूरी है इतनी। अच्छा, इसके अलावा सबसे ऊंचा स्थल, पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा, यानी पृथ्वी की सबसे अधिक ऊंचाई कहां है, ऊंचा स्थल बताओ आप। अधिकांश बच्चे जानते हैं ऊंचा स्थल कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई है 4,848, सॉरी माफ करना, 8,848 मीटर। ये ध्यान रखना, ये मीटर में है, ठीक है। और नीचा स्थल या इसको बोलते हैं गहरा, सबसे गहरा स्थल, सबसे गहरा स्थल पृथ्वी पर, सबसे गहरा स्थल, तो वो क्या है, वो है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, ठीक है। ये प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त, ठीक है। हिंद महासागर में है मिंडानाओ, लेकिन ये मेरियाना गर्त जो है ये सबसे गहरा है। इसकी गहराई कितनी है, 11,033 मीटर। और ये कहां से नापी जाती है, ये ऊंचाई और गहराई समुद्र तल से, समुद्र तल से, ठीक है। पहाड़ों की जड़ों से नहीं नापा जाता है, समुद्र का जो लेवल है ना, सी लेवल, वहां से नापी जाती है ऊंचाइयां और गहराइयां धरती पर सभी स्थलों की, ठीक है। तो ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, यानी कि धरती पर ऊंचाई कम है, गहराई ज्यादा है, ठीक है। तो ऊंचा गहरा स्थान हो गया। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। सिंपल आंकड़े मैंने बताए हैं। और पृथ्वी के अगर उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, पृथ्वी का उपग्रह कितने हैं, उपग्रह कितने हैं, एक है, उसका क्या नाम है, चंद्रमा, चंद्रमान। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी के बारे में मैंने आपको जानकारियां दी हैं और इसमें अधिकांश चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है परीक्षाओं की दृष्टि से या आपके एग्जाम की दृष्टि से। बीए, बीएससी, एमए, एमएससी ज्योग्राफी के विद्यार्थियों को इनसे ज़्यादा बाहर कहीं कोई चीज़ आती नहीं है और हाई लेवल के टॉप कॉम्पिटिशन्स में भी इनसे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते।
तो ये पृथ्वी हमारा ग्रह है, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार से इसको बताया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। मुझे लग रहा है वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। अब ये एक्चुअली ये जो तथ्य है, ये जो आंकड़े हैं, इनके बारे में जानकारी देने में थोड़ा समय लगता है। और विद्यार्थियों, शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता। बहुत से बच्चे कहते हैं कि शॉर्टकट किसी चीज का नहीं है। जीवन में कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक और शॉर्टकट हमेशा गर्त की ओर लेके जाते हैं, है ना। अब इसमें अपन बात करेंगे मंगल ग्रह। मंगल की बात करते हैं, जल्दी जल्दी करना हो जाए। मंगल ग्रह में देखिए, इसकी जो सतह है मंगल ग्रह की, इसकी सतह कैसी है? लाल है। और लाल सतह है तो इसको इसलिए क्या कहते हैं अपन? लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सतह इसकी लाल है और इसलिए इसको लाल ग्रह भी अपन कहते हैं। और इस पे कुछ मात्रा में ऑक्सीजन पाई गई है। कुछ मात्रा में ऑक्सीजन पाई गई है, इसलिए विद्वान जो है मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं। ऑक्सीजन पाई गई है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स की उपलब्धता भी पाई गई है। हाइड्रोकार्बन्स का तात्पर्य है कि यहाँ पर जीवन का पेड़ पौधे थे, इसका मतलब ऐसा कुछ संकेत मिला है। इसीलिए सभी वैज्ञानिक जो है मंगल ग्रह पर खोज करने पर लगे हुए हैं। चलिए अभी मैं और आगे करता हूँ कि जब O2 है, साथ ही साथ यहाँ पर जल की भी संभावना है। जल की संभावना भी है। मंगल ग्रह पर जल की संभावना है। यहाँ पर बर्फ के कण के रूप में कुछ ऐसे पार्टिकल्स देखे गए पानी के, ठीक है। जल की संभावना है। इसके अलावा घूर्णन गति जो है इसकी, घूर्णन गति कैसी है? पृथ्वी के समान। घूर्णन गति कैसी है? पृथ्वी के समान है, ठीक है। जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति है, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट अभी बताया मैंने आपको, बिल्कुल वही है इसकी। और इसके उपग्रह की बात करें, उपग्रह, इसके दो उपग्रह हैं। दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। सॉरी, फोबोस और डीमोस दो उपग्रह हैं इसके। कौन से ग्रह के? मंगल ग्रह के, फोबोस और डीमोस। अच्छा, जो डीमोस है, वो डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है, ये ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा। जितने भी इन ग्रहों के उपग्रह हैं, उन सब उपग्रहों में सबसे छोटा जो उपग्रह है वो डीमोस है। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखेंगे। पूरे सौर परिवार में सभी ग्रहों में जो जितने भी उपग्रह हैं, सबसे छोटा कौन सा है? डीमोस है। इसके अलावा जो भारत में मंगल ग्रह की खोज के लिए, भारत में खोज के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में मंगल ग्रह की खोज के लिए, मंगल ग्रह पर मतलब खोज तो हो चुकी है, लेकिन मंगल ग्रह पर उपलब्ध संसाधनों की खोज करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा एक MOM करके है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन करके एक मिशन हमारा चला था जो फेल हो गया था। मोदी जी के नेतृत्व में इसरो के द्वारा प्रयास किया गया था। और लैंड रोवर जो है लैंड करने से पहले ही मंगल ग्रह से टकरा गया था, उसकी गति तेज थी, है ना, इसलिए वो असफल हो गया था हमारा। लेकिन पहले प्रयास में हम मंगल ग्रह की सतह तक तो पहुंच गए, वहां तक तो पहुंचे, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, कोई भी देश पहले प्रयास में वहां तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो भारत में खोज के प्रयास चल रहे हैं। और जो वो चलाया था ना, अभियान जो चलाया था, जो मिशन चला था, उसका नाम था MOM, ठीक है।
उस मिशन का नाम था MOM, यानी कि मंगल ऑर्बिटर मिशन। मंगल ऑर्बिटर मिशन नाम था उसका, ठीक है। यहाँ लिखिए सामने, मंगल ऑर्बिटर मिशन, उसका नाम था मंगल ऑर्बिटर मिशन। और एक को आंकड़ा बता देता हूं मंगल ग्रह के बारे में। जो मंगल का जो परिभ्रमण है, मंगल का जो परिक्रमण है वो कितने का है? 687 दिन का, 687 दिन का। और जो घूर्णन करता है, ये परिक्रमण का मतलब है कि सूर्य के चारों तरफ, इसका एक साल जो है 687 दिन का है, एक वर्ष 687 दिन का है, इसका तात्पर्य है। और घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर जो घूमता है मंगल ग्रह, अपने अक्ष पर 24 घंटे 24.62 घंटे में, 24.62 घंटे में ये अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। तो विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होता जा रहा है, और अभी काफी लोग बृहस्पति भी बचा हुआ है, यहाँ तक काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज हमने ये आंतरिक ग्रहों की हमने चर्चा कर ली है इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम बाह्य ग्रहों की चर्चा करेंगे, और बाह्य ग्रहों के साथ साथ पुच्छल तारा, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्का, इस प्रकार के हम पिंडों की भी चर्चा करेंगे, और थोड़ी बहुत चर्चा इन बौने ग्रहों की भी हम करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये और अच्छा, इसमें मंगल ग्रह के इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आंधियां चलती रहती हैं, और इसका जो रंग है, इसका रंग गुलाबी प्रतीत होता है, कई बार गुलाबी प्रतीत होता है। तो ये भी दो फैक्ट है मंगल ग्रह के लिए। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले आप आंतरिक ग्रहों की चर्चा हमने आज कर ली है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों की हमने कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनकी चर्चा करेंगे, और इनके साथ साथ जो छोटे छोटे पिंड हैं, छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडी हैं, उनकी भी चर्चा अपन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब इसको मैं सौरमंडल पार्ट 2 नाम दूंगा, और अगले वीडियो को सौरमंडल पार्ट 3 नाम देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।